नमस्ते। आपका स्वागत है एनएमएस यूपी के आरंभ बैच में, जिसमें हमने शुरू किया है सैट, जिसमें हमने विज्ञान कक्षा 8 के विज्ञान के कई सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में खनिज और धातु का फुल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आज के हम इस वीडियो में खनिज और धातु का में जो जितने वन लाइनर्स हैं इन्हें कवर करने वाले हैं। अगर आप हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन ज़रूर करिए। और आज के हम इस वीडियो में खनिज और धातु के जितने इंट्रोडक्शन पर वन लाइनर्स बन सकते हैं, धातु और अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों पर बन सकते हैं और इनके उपयोग क्या हैं, संक्षारण क्या है, गैल्वेनीकरण और मिश्र धातुओं क्या है, हमने इसका फुल एक्सप्लेनेशन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। हम इन पर सब बार बनने वाले वन लाइनर्स आज करने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि लास्ट में कुछ एनएमएस की टिप हैं इस लेसन से रिलेटेड, तो ज़रूर देखना। शुरू करते हैं। बात करें तो खनिज जो होते हैं, खनिज प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस होते हैं और खनिज पृथ्वी की भूपृष्ठ पे पाए जाते हैं। भूपृष्ठ यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर पाए जाते हैं, यानी अयस्क यानी ओरे वह खनिज जिसमें धातु आर्थिक रूप से निकाली जा सके, जिससे धातु निकाली जाती है उसे कहते हैं ओरे। गंगेया यानी अयस्क में मिली हुई अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गंगेया या गंगेया कहते हैं। खनन, खनन आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी से खनिज निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खनन। यानी किसी की धातु खोदना या किसी भी अधातु खोदना, या आप समझिए कि बालू का खोदना ही बालू खनन कहलाता है। ऐसे मिट्टी खोदना मिट्टी खनन कहलाता है। वैसे कि पृथ्वी से खनिज निकालने को क्या कहते हैं, यानी कि पृथ्वी से कुछ भी निकालने को या खोदने को खनन कहते हैं। पृथ्वी में लगभग 3000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। धातु खनिज जैसे लोहा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम है। बात करें अधातु खनिज की, तो अधातु खनिज में सल्फर, ग्रेफाइट और अभ्रक आते हैं। और ऊर्जा, बात करें ऊर्जा खनिज की, तो ऊर्जा खनिज में कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैसेस आती हैं। लोहा, याद रखना, लोहा पृथ्वी की भूपृष्ठ में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोहा जो है पृथ्वी में सबसे अधिक पाए जाने वाला एक धातु है। बात करें धातुओं के भौतिक गुण की, तो धातुओं के भौतिक गुण, धातु में प्राकृतिक चमक होती है। जैसे आपने देखा ही होगा आपके घरों में सोना, चांदी, उसमें आप ऑलरेडी चमक पहले से ही होती है। याद रखना धातुओं में क्या होती है, चमक होती है। आघातवर्धनता यानी कि धातुओं में पीट कर जो चादर, पतली चादर बनाई जा सकती है, इसकी भी एक गुण पाए जाते हैं। बात करें सोना सबसे अधिक आघात धातु है, यानी कि सोना को सबसे पतला पन्नी के रूप में भी ढाला जा सकता है। तन्यता, बात करें तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की, यानी कि तीसरी भौतिक गुण की, तो तन्यता यानी कि जो धातुओं को खींचकर क्या बनाया जा सकता है, धातु खींचकर तार बनाया जा सकता है। यानी आपने देखे होंगे कापर के तार, एल्युमिनियम के तार, तो ये कापर और एल्युमिनियम क्या है, धातु है, जिससे हम तार बना सकते हैं। बात करें सोना सबसे अधिक तन्य धातु, यानी कि सोने को अगर सोने के अगर तार बनाया जाए तो ये सभी धातुओं से अधिक लंबे तार बन सकते हैं। बात करें धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी कि ये गुड कंडक्टर होती हैं। जैसे आप घरों में कापर्स के वायर्स लगे हुए होते हैं, तो क्या है, कापर एक धातु है जिसमें क्या होती है, विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। बात करें सर्वोत्तम विद्युत चालक चांदी होता है। ये याद रखने वाले बिंदु है कि सोना सबसे अधिक आघातवर्धनी है धातु है और सोना सबसे अधिक तन्य है, यानी कि आप इसे सबसे लंबा तार बनाया जा सकता है। और जो सर्वोत्तम विद्युत चालक है तो वो क्या है, चांदी है। ये 3 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। धातुओं को ठोकने से आवाज़ आती है, इसे धात्विक गुण कहते हैं। और जैसे आपके घरों में, स्कूलों में बेल लगी हुई होती है और लोहे की, तो आवाज़ निकलती है ठोकने पर। अधिकतर धातुएं समान ताप पर ठोस अवस्था में होती हैं, यानी कि जो धातुएं होती हैं जो समान ताप है
नॉर्मल टेम्परेचर उस पर हमेशा ही क्या होती हैं, ठोस अवस्था में होती है, पाई जाती हैं। अपवाद की बात करें जैसे पारा एकमात्र धातु है जो समान ताप पर द्रव में है। याद रखना जो पारा होता है वो समान ताप यानी जो कमरे के ताप पर हमेशा क्या होता है, द्रव में पाया जाता है, यानी कि ठोस में ना होकर द्रव में पाया जाता है। बात करें धातु गलनांक जो होता है और क्वथनांक होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। अधातुओं की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक धातु टंगस्टन है जिसका उच्चतम गलनांक होता है। याद रखना सबसे कठोर प्राकृतिक धातु क्या है, टंगस्टन है। और हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं कि सबसे अच्छा विद्युत सुचालक किस धातु को होता है, तो बात करें चांदी का। और हमने सबसे अच्छा तन्यता का गुण किस धातु में पाया जाता है, तो सोना का। और सबसे अच्छा धातु आघातवर्धनीय धातु होती है क्या, सोना। हमने 3-4 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं, जैसे सबसे कठोर धातु टंगस्टन होता है और सर्वोत्तम विद्युत चालक धातु चांदी है और सोना में सबसे अधिक तन्य धातु होता है और सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु है। ये सब 4 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं। बात करें अधातुओं के भौतिक गुण की, तो अधातुएँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, अधिकतर अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, चमक नहीं होती। जैसे धातुओं में क्या था कि सोना चांदी में चमक पाई जा रही थी, वहीं अधातु में क्या होती, चमक नहीं पाई जाती। बात करें और इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आयोडीन आपके घर में जो नमक होता है वो क्या है, चमक, ये अधातु है लेकिन क्या है, चमकीला होता है। और ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिलें होती हैं, जो पेंसिल की में ग्रेफाइट लगा हुआ होता है वो भी क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। अधातु भंगुर होती हैं, यानी कि आप इसे अगर आप पीट दें तो क्या होता है, टूट जाती है। बात करें अधातुओं को खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता। जैसे धातुओं में क्या था, हमें इसे तन्यता गुण पाया जा रहा था, लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं है। अधातुओं में अगर तार नहीं बनाया जा सकता। अधातु में समानता विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। याद रखना क्या, अधातुएं जो होती हैं विद्युत की कुचालक और ऊष्मा की भी कुचालक होती हैं। और इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे ग्रेफाइट में हम, ग्रेफाइट एक अधातु है लेकिन इस पर क्या होता है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। इसमें ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है और विद्युत का भी प्रवाह हो सकता है। अधातुओं को ठोकने पर आवाज़ नहीं आती क्योंकि वो टूट जाती हैं, हमने पीटने पर क्या होता है, टूट जाती हैं। अधिकतर अधातुओं का गलनांक धातुओं से कम होता है। याद रखना क्या, अधिकतर अधातुओं का गलनांक क्या होता है, धातुओं से कम होता है। कई अधातु समान ताप पर गैस रूप में होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ये क्या होती हैं, समान ताप पर गैस पर पाई जाती हैं। लेकिन हमने बात की थी क्या, पारे की। पारा एक क्या धातु है लेकिन वो क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव में पाया जाता है। याद रखना क्या, अगर पारक का है कमरे के ताप पर क्या है, पारा एक धातु है और कमरे के ताप पर द्रव में पाया जाता है। वैसे ही अधातुओं में नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन ये क्या है, गैसें हैं, अधातु गैसें हैं। सबसे कठोर अधातु क्या होता है, हीरा। ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ भी है। याद रखना सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। बात करें धातु और अधातुओं में की तुलना करें, जब तुलना करते हैं तो पाते हैं कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। और जब अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। और धातु में क्या होती है, चमक पाई जाती है और अधातु में चमक नहीं पाई जाती, हमने बात की। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी, जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन आपका रहने वाला, जिसमें क्या होती है, चमक पाई जाती है। लेकिन आघातवर्धनता, धातु में क्या, आघातवर्धनता यानी कि पीट कर चादर बनाने की एक गुण पाया जाता है धातु में। लेकिन अधातु में बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि पीटने पर क्या होती है, अधातुएं भंगुर यानी कि टूट जाती हैं। तन्यता, धातु में क्या होता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि धातुओं से क्या लंबे तार बनाए जा सकते हैं, बल्कि अधातु में लंबे तार नहीं बनाए जा सकते, इसमें यानी कि तन्यता गुण नहीं पाया जा सकता। विद्युत कुचालक, विद्युत चालकता यानी कि विद्युत का प्रवाह धातुओं में हो सकता है लेकिन धातु में नहीं, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि ग्रेफाइट में विद्युत का प्रवाह हो सकता है। बात करें ध्वनि की, तो धातु को ठोकने पर क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। और अधातु में बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि ठोकेंगे तो क्या होती है, टूट जाती हैं, यानी कि भंगुर पाई जाती हैं धातुएं। घनत्व की बात करें यानी कि डेंसिटी की बात करें तो धातुओं में क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि धातु क्या है, ठोस है। तो ठोस में क्या होता है, डेंसिटी यानी कि घनत्व तो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अधातुओं में कम पाया जाता है। गलनांक, धातुओं का उच्च होता है लेकिन अधातुओं का निम्न होता है। एक्सेप्ट हीरा, यानी कि इसका अपवाद रहने वाला हीरा। हीरा क्या होता है, हीरा का गलनांक होता है बहुत अधिक,
बात करें अवस्था, यानी कि जो अवस्था की बात करें तो जैसे धातु हमेशा क्या समान ताप पर ठोस में रहती हैं, और अधातुएं हमेशा समान ताप पर क्या होती हैं, कभी ठोस, द्रव, गैस में रहती हैं। कुछ धातुएं गैस जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती हैं। बात की हमने। बात करें नेक्स्ट धातुओं के रासायनिक गुण की, तो धातुओं के रासायनिक गुण में हमने बात ऊपर की कि जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, और क्षारीय होती हैं। और जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिससे अगर गैस जो दहन होता है जब, यानी कि जलती है तो क्या होता है, सफ़ेद चमकीली लौ निकलती है उससे। सक्रिय धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, यानी कि जो सक्रिय धातुएं होती हैं वो क्या बनाती हैं, जल के साथ क्रिया करके, यानी कि H2O के साथ क्रिया करके हमेशा एक चमकीली H2 गैस जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जैसे देखना है, सोडियम क्या है, एक सक्रिय धातु, जब H2O यानी कि जल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, 2NaOH, यानी कि NaOH क्या है, एक क्षार है, और H2 गैस निकलती है। बात करें Fe, यानी कि जो आयरन है वो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, भाप, यानी कि फेरस ऑक्साइड। लोहा ठंडे जल से क्रिया नहीं करता, याद रखना क्या होता है, लोहा जो होता है ठंडे जल से क्रिया नहीं करता। यहाँ क्या है, जो यहाँ जल लिया गया है, यहाँ क्या है, भाप है, इसलिए यहाँ भाप लिखा गया है। धातुओं प्लस अम्ल, यानी कि धातुओं के साथ जब अम्ल क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। 2-3 पॉइंट याद रखना, जब क्या धातुओं की क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो धातु ऑक्साइड बनते हैं, और जो क्षारीय होते हैं। दूसरा, जब किसी भी सक्रिय धातुओं को जल से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनते हैं, H2S गैस निकलती है, गैस बनती है। और बस जब किसी भी धातु का अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद रखना, जैसे जिंक और H2SO4, यानी कि जिंक क्या है, एक धातु है, H2SO4 एक अम्ल है। जब इससे क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ZnClSO4 बनता है, और इसमें H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसका एग्जाम्पल ये भी रहने वाला है, जैसे आयरन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, फेरस क्लोराइड, और जिसमें H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। विस्थापन प्रक्रिया, यानी कि अधिक सक्रिय धातु जो होती हैं, अधिक सक्रिय धातु होती हैं, कम सक्रिय धातु क्या करती हैं, विस्थापित कर देती हैं। यानी कि अगर सक्रिय धातुएं हैं वो कम सक्रिय धातुओं को क्या करती हैं, उसके स्थान से हटाकर स्वयं स्थान ग्रहण कर लेती हैं। जैसे बात करें ये कॉपर सल्फेट, जब क्रिया कराता है किससे, अगर आयरन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, फेरस सल्फेट, और कॉपर क्या होता है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि कॉपर आयरन की तुलना में क्या है, कम सक्रिय है। तो जब आयरन उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो ये कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। बात ये जरूर याद रखना, सक्रियता क्रम, यानी कि पहले क्या होता है, पोटेशियम यानी K, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर कॉपर, और फिर Ag यानी कि चांदी, और Au यानी कि सोना जो है Au और प्लेटिनम Pt रासायनिक रूप से बहुत कम सक्रिय होते हैं, यानी कि जो इनकी सक्रियता होती है ये बहुत ही कम होते हैं। हमने बात भी की क्योंकि सक्रियता में सबसे पीछे पाए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, कम सक्रिय होते हैं। बात करें अधातु के रासायनिक गुण की, हमने बात की धातु के रासायनिक गुण की, तो जब हम काफ़ी डिस्कस कर चुके इस बारे में, तो अब बात करें अधातुओं के रासायनिक गुणों की। तो अधातु जब ऑक्सीजन साथ क्रिया करती हैं तो क्या होता है, अधातु ऑक्साइड बनते हैं, वो की भी क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और धातु में ऐसा नहीं था, बल्कि अधातु में कैसा था, जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, हम धातु ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। लेकिन यहाँ अधातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो क्या होता है, अधातु ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन क्या होती है, अम्लीय होते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या अम्लीय है। बात करें अधातु ऑक्साइड जब क्या होते हैं, हाइड्रोजन यानी H2O यानी कि जल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है, अम्ल बनते हैं। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, जैसे CO2 यानी कि ये क्या है, एक अधातु ऑक्साइड है जो यहाँ बना था, क्योंकि अम्लीय होता है ना ये, जब जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, H2CO3, ये क्या है, एक अम्ल बनता है। बल्कि जबकि धातु में ऐसा नहीं था, उसमें क्या बन रहा था, H2 गैस बाहर निकल रही थी। बात करें जब अधातुएं हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोडाइड बनाती हैं, अधातुएं ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। हमने बात ही की धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या आते हैं, अम्लीय पाए जाते हैं। बात करें धातुओं के उपयोग की, धातु को उपयोग हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। जैसे लोहा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, पुल बनाने में,
इमारतें बनाने में, रेलवे ट्रैक बनाने में, मशीनें जो इस्पात निर्माण में, जो आपके घरों में इस्पात यानी कि स्टील के जो बर्तन होते हैं, इस्पात को स्टील कहते हैं। बात करें तांबा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, विद्युत के तार बनाने में, जो आपके घरों में कापर के तार बने हुए होते हैं, बर्तन बनाने में, एसी व रेफ्रिजरेटर में, और सिक्के में तांबे का प्रयोग करते थे पहले। बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में हम हवाई जहाज़ बनाते हैं, हवाई जहाज़ बनाने में उपयोग होता है। वाहन बनाने में, बर्तन और फाइल, सस्ती तार भी बनाए जाते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम के भी तार पाए जाते हैं। सोना, आभूषण, आप सब जानते हैं कि सोने का उपयोग हम कहाँ करते हैं, आभूषण बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी कि आपके जो फ़ोन्स में भी सोना पाया जाता है। सिक्के जो पहले पुराने समय में सिक्के, सोने के सिक्के भी चलते थे। मुद्रा भंडार में चांदी यानी कि एजी, ये आभूषण में, दर्पण में, यानी कि जो दर्पण के एक पीछे क्या होता है, कलाई की हुई होती है, तो कोटिंग हुई होती है ना एक दर्पण के एक जिससे चित्र बने, तो दर्पण में भी क्या होता है, चांदी का प्रयोग किया होता है। दवाइयाँ में, बैक्टीरियल में, और जस्ता यानी कि जिंक का प्रयोग करते हैं कैसे में, गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण में, और बैटरी में, पेंट में, और दवाइयों में, क्योंकि जिंक ऑक्साइड में दवाइयों का उपयोग किया करते हैं ना। पारा की हमने बात की क्या, थर्मामीटर बनाने में, बैरोमीटर बनाने में, और बल्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमने बात की थी पारा क्या है, एक द्रव में पाया जाता है, धातु है। पारा एक धातु है जो क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, याद रखना हमेशा। टंगस्टन यानी कि डब्लू, बल्ब का फिलामेंट बनाने में, ये उच्च गलनांक के कारण, क्योंकि ये गलता नहीं जल्दी। शीशा यानी कि पीबी, लेड, बैटरी, पाइप और रेडिएशन शील्ड बनाने में। बात करें धातुओं के उपयोग की, तो जो ऑक्सीजन का उपयोग है हम सब जानते हैं क्या, श्वसन में यानी कि सांस लेने में, ईंधन को जलाने में, अस्पताल के रोगियों के इलाज कराने में। नाइट्रोजन यानी कि उर्वरक, यानी कि आपकी खाद बनाने में, खाद पैकेजिंग में, रेफ्रिजरेट में। कार्बन की बात करें तो कार्बन में से हीरा, आभूषण के काटने में, उपकरण में, और ड्रिल में। कार्बन की बात करें, जो कार्बन है, ग्रेफाइड में कार्बन, क्योंकि कई प्रकार का होता है ना, कि हीरा में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइड में होता है, कोयला, अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे ग्रेफाइड का उपयोग हम कहाँ करते हैं, पेंसिल, विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में, और स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसका, ग्रेफाइड का। कोयला यानी कोल, ईंधन में, आप कोयले से भी बिजली बनती है, ईंधन, बिजली उत्पादन। कार्बन यौगिक, बात करें क्लोरीन का उपयोग हम क्या करते हैं, जल के शुद्धिकरण में, पीवीसी प्लास्टिक में, और कीटाणुनाशक में। हम जल का शुद्धिकरण भी क्लोरीन के साथ कर लेते हैं। पीवीसी प्लास्टिक है, यानी कि हम प्लास्टिक के बारे में मानवनिर्मित वस्तुएं पढ़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी तो जाकर ज़रूर देख लें। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र माचिस और पटाखे बनाने में, H2SO4 बनाने में, यानी कि, और दवाइयाँ और रबर बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका, सल्फ़र का। बात करें फास्फोरस की, तो माचिस की तीली बनाने में, और उर्वरक में और कीटनाशक में भी प्रयोग किया जाता है। आयोडीन यानी कि आपकी दो दवाइयाँ हैं, और थायराइड के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, आयोडीन एक क्या है, अधातु है जो कि चमकीली पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस, ये ईंधन में, उर्वरक और वनस्पति तेल में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। बात करें किसकी, संक्षारण होता क्या है, संक्षारण वातावरण के संपर्क में धातुओं की सतह नष्ट हो जाना, ये क्या होता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे आपके लोहे के में जंग लगना, यह क्या है, एक संक्षारण का उदाहरण है। बात करें जंग का सूत्र क्या होता है, FeO3, याद रखना क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इसका क्या होता है, रासायनिक नाम होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3XH2O, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। जंग लगने की क्या होती है, जब यानी कि फेरिस आयरन में क्या होता है, ऑक्सीजन और जल का साथ क्रिया करता है, तो फिर बनता है क्या, FeOH का होल थ्राइज, यानी कि जो Fe2O3 और XH2O, यानी कि जंग का सूत्र बन जाता है। संक्षारण का कारण क्या हो सकता है, संक्षारण के कारण की बात करें तो नमी कारण क्या होता है, लोहे में जंग लग जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी क्या होती है, लोहे में जंग लगती है। एक एग्जाम्पल के लिए है अम्लीय वर्षा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड युक्त जल का प्रयोग करने से क्या होता है, संक्षारण हो जाता है। संक्षारण का कारण और भी हो सकता है, जैसे नमक का पानी, ये नमक का पानी जो होता है समुद्री क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है, तो वहाँ भी हम इसके रोकथाम यानी कि बचाव के लिए, यानी कि संक्षारण के बचाव के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे पेंट, वार्निश लगाना, पेंट का प्रयोग करते हैं ना आप अपने लोहे के दरवाज़ों में, वही पेंट का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन नमी से बचाता है। रोकथाम की बात करें
तेल और ग्रीस लगाना या जो आप मशीनों में प्रयोग करते हैं। ग्लैविनाइजेशन यानी ग्लैविनीकरण यानी कि जिंक की कोटिंग करना, ये क्या है, एक रोकथाम का उदाहरण है, यानी कि बचाव कर सकते हैं इससे भी। क्रोमियम या निकल की कोटिंग करना, यानी क्रोमियम और निकल की भी परत चढ़ा देना, ये क्या है, बचाव का एक कारण हो सकता है हमारा। मिक्स धातु बनाना, यानी कि स्टेनलेस स्टील जंग रोधी होते हैं, ये क्या होते हैं, मिक्स धातु बना लें तो क्या होता है, स्टेनलेस स्टील यानी सोना और प्लेटिनम संक्षारण प्रतिरोधी है। हमने बात किया सोना और प्लेटिनम क्या होते हैं, संक्षारण प्रतिरोधी, यानी कि संक्षारण इनमें नहीं होता, यानी कि इसमें किसी प्रकार की जंग एवं कुछ नहीं लगती। हमने और एक पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सोना और प्लेटिनम क्या है, एक सबसे कम क्रियाशील होते हैं, यानी कि सक्रिय धातु हैं, सबसे कम क्या है, सक्रियता होती है इनकी, याद रखना। बात करें ग्लैविनाइजेशन यानी कि ग्लैविनीकरण की, तो ग्लैविनाइजेशन लोहे पर जंग लगने के बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाना क्या होता है, गैल्वेनीकरण। जिंक की परत पहले क्या करते हैं, जिंक की परत लोहे की ऑक्सीजन और नमी से बचाती है ना। आप देखना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया क्या है, पहले सफाई करते हैं जिसमें लोहे की क्या होती है, लोहे की सफाई करते हैं जिसमें जंग लगी हुई हो, फिर H2SO4 से जंग हटाते हैं, यानी कि तेजाब डालते हैं, पिघले जिंक में डुबोते हैं, यानी कि जिंक को पिघलाकर उस पर जिस पर जंग लगी हुई लोहे पर डुबो देते हैं, जिससे कोटिंग उस पर एक परत चढ़ जाती है, ठंडे होने पर एक परत चढ़ जाती है, तो वही क्या है, जिंक की परत को चढ़ाना, यानी कि ग्लैविनीकरण। ग्लैविनेशन में जिंक का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि यह जंग नहीं लगने देता। आप देखते होंगे बिजली के खंभों, जो लोहे के खंभे होते हैं ना, उसमें भी क्या है, जिंक की कोटिंग की हुई होती है, यानी कि ग्लैविनीकरण यानी कि ग्लैविनेशन होता है, क्योंकि उस पर आप देखेंगे उस पर कभी भी जंग नहीं लगती। ग्लैविनाइज्ड लोहा समान लोहे से अधिक टिकाऊ होता है, हमने बात की ना, जैसे बिजली खंभे की बात की अभी हमने। जिंक खुद ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, जो आगे क्षय नहीं होता। हाँ, ये क्या है, अच्छा है। बात करें मिश्र धातु और उनका उपयोग की थी, यानी कि एलॉय। मिश्र धातु जो होती हैं दो या अधिक धातु का क्या होती है, मिश्रण होती है, जिसके गुण क्या होते हैं, बेहतर होते हैं। जैसे आपने अभी स्टेनलेस स्टील की बात की जिस पर जंग नहीं लगती। बात करें मिश्र धातु अभी अपनी घटक धातु से अधिक कठोर, मजबूत और टिकाई होती हैं, यानी कि जो मिश्र धातु होती हैं वो दो या दो से अधिक धातुओं या धातुओं से मिलकर बनी हुई होती हैं, इतना समझिए। इस्पात यानी कि जो स्टील होता है, स्टील किससे किससे मिलकर बना होता है, आयरन प्लस कार्बन से। ये क्या होता है, कठोर होता है और मजबूत होता है। इसका उपयोग हम करते हैं पुल और मशीन बनाने में और रेलवे बनाने में, रेलवे के उपयोग करते हैं। स्टेनलेस स्टील यानी कि जो ये बनता किससे, आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकल के साथ जब बनाते हैं इसे तो क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। ये क्या होता है, जंग रोधी होता है, और इसका उपयोग हम बर्तन और सर्जिकल में करते हैं, यानी कि जो डॉक्टर्स की जो सुई वो होती हैं, सीजर्स होती हैं, उन पर उपयोग किया करते हैं। पीतल जो कापर है, इसका उपयोग हम करते हैं कापर, यानी 70% कापर हो और जिंक कितना हो, 30% मिला दिया जाए तो क्या होता है, पीतल का निर्माण होता है। ये क्या होता है, सुंदर और जंग रोधी होता है। ये इसका उपयोग हम बर्तन और संगीत यंत्र में करते हैं। याद रखना कांसा, कांसा बहुत पूछे जाने वाला एक रहने वाला है कि हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं। कापर Cu इसमें 90% होता है, और ऐसन यानी कि टिन, टिन क्या होता है, 10% पाया जाता है कांसे में। ये क्या होता है, कांसा एक कठोर और टिकाऊ होता है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, मूर्तियाँ बनाने में और सिक्के बनाने में। हमने देखा होगा कि जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो भी क्या कांसे की बनी हुई है। हम ज़्यादातर मूर्तियों को बनाने में कांसे का ही प्रयोग करते हैं, और कांसे में कापर और टिन मिलकर बना हुआ होता है, और जबकि कापर उसमें 90% और टिन 10% पाया जाता है। बात करें सोल्डर की, तो सोल्डर Pb यानी कि लेड यानी कि सीसा 50% पाया जाता है, ऐसन यानी कि टिन 50% होता है, जिसमें निम्न गलनांक को पाया जाता है, और इसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक्स की जुड़ाई में करते हैं। आप इतना समझिए कि जब आपका किसी भी चीज़ का टाँका, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ हैं उनका अगर टाँका हट जाता है, यानी कि जो केबल्स जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं, तो आप कइया, आई थिंक आपने ये सुना होगा कइया, तो आप उस कइया में जो तार उपयोग करते हैं वो सोल्डर का ही बना हुआ होता है। बात करें मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के साथ जो मिलकर बनता है मिश्र धातु बनती है, उसे कहते हैं मैग्नीशियम, और ये हल्का और मजबूत होता है। इसका उपयोग हम हवाई जहाज़ के बनाने में करते हैं, यानी कि हवाई जहाज़ में करते हैं। बात करें ड्यूरेलियम यानी कि जो एल्युमिनियम
कॉपर और मैंगनीज और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता क्या, ड्यूरेलिन। ये है हल्का होता है, इसका उपयोग हम विमान निर्माण करते हैं, विमान निर्माण में। मिश्र धातु गलनांक सबसे घटक उसके घटक धातुओं से औसत गलनांक से कम होता है। याद रखना, जो धातुएं या धातुओं से मिलकर जो बना होता है मिश्र धातु, उन जिन धातुओं से मिलकर बना होता है अगर उनका गलनांक औसत गलनांक निकालें और मिश्र धातु का गलनांक निकालें तो क्या होता है, हमेशा मिश्र धातु गलनांक कम होगा। जबकि जो जिस धातुओं और अधातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनी हो तो उसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए हम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। याद रखना, जो शुद्ध सोना होता है वो क्या होता है, 24 कैरेट का होता है। जो हम आभूषण यानी कि जो ज्वेलरी पहनते हैं उसमें 22 कैरेट का उपयोग करते हैं। जबकि उस पर कॉपर या एजी यानी कि चांदी कुछ भाग मिला देते हैं, जिससे मिश्र धातु को बन जाती है। क्योंकि सोना, शुद्ध सोना जो होता है वो कुछ पहनने लायक नहीं होता। हमने बात की थी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि हम लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करेंगे। तो जो जंग है यानी कि जो फेरस ऑक्साइड है, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड है, हमने बात की है इस पर। तो टिप की बात करें, आप हमेशा इस अध्याय में यानी कि जो वन लाइनर्स पर धातुएं ऑक्साइड, जब धातुएं ऑक्साइड होती हैं जो क्षारीय होती हैं, याद रखना धातुएं ऑक्साइड क्या होती हैं, हमेशा क्षारीय होती हैं। और अधातु ऑक्साइड क्या होती हैं, अम्लीय होती हैं। ये एनएस में बार बार पूछा जाता है, याद रखना क्या होती हैं। जो धातु ऑक्साइड है ये क्या है, क्षारीय हैं, और अधातु ऑक्साइड क्या है, अम्लीय है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक तन्य और आघातवर्धनी जो है सबसे अधिक है, और सबसे आघातवर्धनी यानी कि जो सबसे अधिक तन्य है और सबसे अधिक आघातवर्धनी यानी कि तन्य तक तो आप समझते हैं कि सबसे अच्छा तार बनाया जा सके, आघातवर्धिता यानी कि इसे पीट कर चपटा किया जा सके, वो क्या है, सोना रहने वाला है। याद रखना, सब सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है, चांदी है, फिर तांबा है, फिर एल्युमिनियम है। ये एनएमएस में बार बार पूछे जाते हैं। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है एनएमएस में। हमने बात की क्या है, ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन क्या है इसमें विद्युत का प्रवाह होता है यानी कि विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, लेकिन ये क्या है, अधातु है। बात करें जंग का सूत्र क्या होता है, तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3 यानी कि O का 3 और H2O। जंग के लिए O2 + H2 दोनों जरूरी हैं, क्योंकि यानी कि ऑक्सीजन और जल जरूर दोनों जरूरी, जब तो ही जंग लगती है। आपने देखा होगा आप घर में जो लोहा पड़ा हुआ होता है उस पर पानी, और जब वातावरण के संपर्क में आ जाता है तब भी जंग लगती है उस लोहे पर। तो H2O यानी कि जब पानी पड़ जाए लोहे पर या ऑक्सीजन दोनों एक साथ हों तब क्या होती है, जंग लगती है लोहे पर। ग्लैवनाइजेशन यानी कि ग्लैवनीकरण, आपने जिंक कोटिंग ऑन आयरन यानी कि जिंक कोटिंग की होती है। आप जिंक में डुबो देते हैं, जिंक के घोल में डुबो देते हैं लोहे के, तो क्या होती है, एक परत चढ़ जाती है, उसे कहते हैं जिंक कोटिंग करना। और बस जो क्या करता है, हमें सक्षारण यानी कि जंग लगने से बचाता है। बात करें स्टील, जो स्टील बना होता है वो किससे बना होता है, याद रखना स्टील जो होता है आयरन और कार्बन से मिलकर बना होता है। हमने परसेंटेज की बात ऊपर कर चुके हैं। ब्रास यानी कि जो आप कह सकते हैं कि उपयोग करते हैं, कॉपर और जिंक का उपयोग करते हैं। ब्रोंज में हम कॉपर और टिन का प्रयोग करते हैं। यानी सोल्डर का उपयोग हम करते हैं, लेड और टिन का उपयोग करते हैं। सोल्डर को बनाने में टिन और लेड का उपयोग करते हैं। और स्टील में बनाने के लिए क्या करते हैं, आयरन और कार्बन का। और ब्रास बनाने में उपयोग करते हैं कॉपर और जिंक का। ये ब्रोंज में उपयोग करते हैं किसके, कॉपर और टिन का। याद रखना ये सब क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। अन्य परीक्षा की दृष्टि में जो ये सभी पॉइंट है ना बहुत महत्वपूर्ण है। Hg यानी कि पारा जो है एकमात्र धातु द्रव है, इस टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक होता है। याद रखना क्या है, जो पारा पाया जाता है वो क्या है, एकमात्र द्रव है। यानी कि जो पारा पाया जाता है वो धातु होता है, लेकिन ये क्या है, एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र है। यानी कि इसके अलावा कोई भी ऐसी धातु नहीं जो द्रव में पाई जाए। याद रखना जो द्रव में पाई जाने वाली धातु वो क्या है, पारा है, यानी कि Hg। दूसरा याद रखना क्या है, टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक होता है। टंगस्टन इसलिए क्या बनाई जाती है, बल्ब की तंतु बनाए जाते हैं, यानी कि बल्ब बनाए जाते हैं टंगस्टन का उपयोग करके। अगर आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हम इस वीडियो की जो PPT है हमारे व्हाट्सएप चैनल पर डाल देते हैं, जिससे आपको
लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप तो हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। और हम टेलीग्राम पर जल्द ही क्यूज लाने वाले हैं, और हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम रोज़ डालते हैं, तो उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन्हीं पर रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं हम ज़रूर पोस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा धातुओं यानी खनिज और धातु में एमसीक्यूज का रहने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे।